अस्सलाम वालेकुम बेटे जी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है मेरे बेटे हमारे पास ना सिर्फ फ़ायदे के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये नुकसानात के लिहाज से भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। हम बैक्टीरिया को जो है किसी भी चीज़ की बेटे बैक्टीरिया के अलावा बात करूँ तो किसी भी चीज़ की अहमियत जो होती है वो ये सिर्फ उसको इस बेस पे अहमियत नहीं देनी चाहिए कि ये चीज़ से हमें फ़ायदा देता है, बल्कि जो हमें उससे नुकसानात हो रहे होते हैं हमें उसके बेस पे भी उसको अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि बेटे फ़ायदा तो हम उससे हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उससे होने वाले नुकसानात को जहन में नहीं रखेंगे या नुकसानात के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर उस चीज़ से जितने हमें नुकसानात हो रहे होंगे उसकी वजह से क्या होगा कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। ठीक है, अगर हमें उससे होने वाली उससे जो डिसएडवांटेजेस हैं हमें हो रहे होंगे, अगर हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो फिर हम उसके जो नुकसानात होंगे उनसे उतना ज़्यादा बच सकेंगे। इसलिए बैक्टीरिया जो है वो दोनों लिहाज से इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। और हम बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे अभी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इको का मतलब होता है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। जहां भी वर्ड इको का आएगा इसका मतलब होगा एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो बैक्टीरिया जो है वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। बैक्टीरिया जो है इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बैक्टीरिया में ये सबसे बड़ी एबिलिटी है कि दे आर अडेप्टेबल इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। बैक्टीरिया जो है उनमें अडेप्टेशन पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया अपने नए इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी खुद को ढाल लेता है और उस अपने नए इन्वायरमेंट के मुताबिक हो जाता है। यही वजह है, मेन रीजन कि बैक्टीरिया में अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा, अडेप्टेशन की एबिलिटी ज़्यादा, इसी वजह से बैक्टीरिया जो है मेरे बेटे ये आपके पास हर तरफ मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को। जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको डीकम्पोज करते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर आपकी सॉइल के अंदर जो गले सड़े सारे मटेरियल मौजूद होते हैं उनकी डीकम्पोजिशन करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। अगर मेरे बेटे सपोज बैक्टीरिया जो है वो आपकी सॉइल के अंदर जो मौजूद है गला सड़ा मटेरियल उसको रीन्यू ना करें, उसको रिसाइकल दोबारा से उसको ना डीकम्पोजिशन के थ्रू उसको दोबारा से इन्वायरमेंट में ना ऐड करें, तो फिर हमारे जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिस तरह से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, तो फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाएंगी। देखें बेटे समझें यहाँ, क्योंकि जितने भी जानवर मरते हैं, जितने भी पौधे, जो कुछ भी दरख्त, जो कुछ भी ज़मीन जो है वो जिसकी चीज़ की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो क्या होता है कि वो सॉइल के अंदर होते हैं। अब हम जितने इंसान मरते हैं हमें दफनाया जाता है, जितने ये पौधे वगैरह का जो है दरख्त वगैरह जो होते हैं ये भी जब टूटते हैं तो गिरते हैं, या ये भी जब इनकी भी डेथ वगैरह होती है तो ज़मीन पे ही होते हैं, सारे सॉइल के ऊपर ही होते हैं। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है अगर उसके बैक्टीरिया मौजूद ना हो और उसकी डीकम्पोजिशन उसको तोड़ा ना जाए तो वो चीज़ें फिर क्या होगा कि वो वापस इन्वायरमेंट में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और इस तरह से बेटे अगर इस सारे ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन वगैरह ना हो तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आएगी हमें। ठीक है, तो इसलिए बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को वापस रिसाइकल करके भेजते हैं। अगर मेरे बेटे की रिसाइकलिंग ना हो, अगर रिसाइकलिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म होते जाएंगे और फिर ऑर्गेनिजम्स का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे इनका सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बैक्टीरिया की इकोनॉमी में हमें कैसे ये फ़ायदा दे रहे हैं। बैक्टीरिया जो है मेरे बेटे दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। बैक्टीरिया हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है, मिसाल के तौर पर हमारे खाने बनाने में जिनमें योगर्ट है, योगर्ट दही को बोलते हैं, विनेगर सिरका बनाने में, अल्कोहल वगैरह जो वाइन्स वगैरह हैं इनको प्रिपेयर करने में भी बैक्टीरिया जो है दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस एंड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को, हमारी मैशत को बेहतर करने के लिए हमें रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ द ड्रग्स विच आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दीज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से काफ़ी सर्टेन अब ड्रग्स बना रहे हैं। आपके पास एग्जाम्पल है जो है जिस तरह से ये नीचे बायोटेक्नोलॉजी का भी लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एक्सेट्रा, यानी आपके पास क्या है कि काफ़ी ड्रग्स वगैरह जिस तरह से इंसुलिन वगैरह है ये सारी बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। सर्टेन एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें बैक्टीरिया से हासिल किया जा रहा है। कुछ वैक्सीन्स वगैरह हैं वो भी बैक्टीरिया से बनाई जा रही हैं, बैक्टीरिया की मदद से बनाई जा रही हैं। तो मेरे बेटे बैक्टीरिया जो है हमें ना सिर्फ इंडस्ट्रीज में मदद कर रहा है बल्कि हमारी फूड प्रोडक्शंस जो है जिस तरह से योगर्ट, विनेगर, अल्कोहल इनको भी प्रोड्यूस करने में हमारे पास रोल प्ले कर रहा है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में भी हमारे पास रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। बट बेटे जी
क्या है कि प्लांट्स के अंदर या हमारे जो फूड और वेजिटेबल्स हैं उनको स्पॉइल भी कर रहा है। फायदा तो हमें दे रहा है, लेकिन ये हमारे स्पॉइल कहते हैं खराब करना, ये बैक्टीरिया जो है हमारे वो काफी फूड्स और वेजिटेबल्स जो हैं उनको खराब भी करता है। और प्लांट पैथोजेंस डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और जिस तरह से जो कुछ प्लांट्स वगैरह हैं उनके ऊपर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह के अटैक्स हैं कुछ प्लांट्स के ऊपर, क्या करते हैं कि उनके अटैक्स की वजह से हमारी क्रॉप्स वगैरह जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं। तो बैक्टीरिया मेरे बेटे एक जगह फायदा तो जरूर दे रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह में हमारी हेल्प आउट कर रहा है हमारे फूड की प्रिपरेशन में, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये हमारे फूड वेजिटेबल्स को खराब करने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। Medical importance. Then in the next topic we are going to discuss about the medical importance of bacteria for human beings. ये सारी डायग्राम जो है मेरे बेटे ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया आपके पास जो है वो मेडिकल लिहाज से हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया दे आर द पैथोजेंस इन ह्यूमंस। बैक्टीरिया के अंदर जो लगभग बैक्टीरिया की कोई 200 स्पीशीज हैं जो कि ह्यूमन के अंदर डिजीज काज करती हैं। जिस तरह से ये डिफरेंट डिजीजेज हैं जो आपको दिखाए गए, जिस तरह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन के अंदर ज्यादातर ये जो कुछ बैक्टीरिया ये ब्रेन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एंड देन ये नमूनिया, ये जो लंग्स के सारे जो हैं डिजीजेस, ये इन तमाम बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती हैं। और इस तरह से मेरे बेटे ये डिफरेंट जो है वो आपके पास बैक्टीरिया की जो है वो स्पीशीज बताई गई हैं कि ये वाली बैक्टीरिया की स्पीशीज जो है ये फलां जगह पे डिजीज काज करती हैं। मेरे बेटे इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने ये सारा का सारा चार्ट याद करना है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया गया कि बैक्टीरिया जो है वो लगभग बैक्टीरिया की 200 स्पीशीज जो है वो ह्यूमन में डिजीज काज कर रही हैं। बट सम आर पार्ट ऑफ द नेचुरल फ्लोरा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमंस के अंदर ही रहती हैं और वो ह्यूमन को नुकसान नहीं दे रही होती, बल्कि वो ह्यूमन को जो है इम्पोर्टेंट जो हमारे बॉडी के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स वगैरह हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह उनको बनाने में रोल प्ले कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर बेटे लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होते हैं, और वो जो बैक्टीरिया हैं वो ह्यूमन में रह के कोई डिजीज काज नहीं कर रहे होते, बल्कि ह्यूमन को जो है वो फायदा ही दे रहे होते हैं। वो विटामिन के की वहां पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और विटामिन के जो है मेरे बेटे सर्टन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड के अंदर उनकी फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमारे जो है अगर ये बैक्टीरिया वहां मौजूद ना हो तो देन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन की, और विटामिन के की कोई फॉर्मेशन नहीं होगी। और फिर उसके बाद अगर विटामिन के की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड के अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। देन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, जिस तरह से बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास ह्यूमन में भी डिजीजेस काज कर रहे हैं जी, उसके बाद ये हमारे फूड और वेजिटेबल्स वगैरह को भी स्पॉइल कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कंट्रोल किया जाए, इसको कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है ताकि इसकी वजह से जो डिजीजेज और जो लॉस हो रहे हैं उनको रोका जाए। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कंट्रोल जो है ये जरूरी है, एसेंशियल है सर्टेन कंडीशंस में। कुछ खास कंडीशंस में हमें बैक्टीरिया का कंट्रोल करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर हमारे घर में अगर बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होंगे, डिजीज काज होगा, तो फिर जाहिर बात है हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होगी। इंडस्ट्रीज में सर्टेन जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे अगर बैक्टीरिया, जिस तरह से फूड वगैरह बनाने वाली कुछ इंडस्ट्रीज, अगर वहां बैक्टीरिया मौजूद होगा तो उनकी वजह से फूड वगैरह स्पॉइल होगा। एंड मेडिकल फील्ड्स, और मेडिकल फील्ड्स में क्या है कि जिस तरह से ह्यूमन में अगर जो है पैथोजेंस होते हैं कोई लगभग 2 स्पीशीज इसकी डिजीज काज करती हैं, तो मेडिकल फील्ड्स में भी बैक्टीरिया का कंट्रोल जो है वो इन हालात में बहुत जरूरी है कि बैक्टीरिया को रोका जाए कि वो ह्यूमन में डिजीज ना काज करे, वो हमारी इंडस्ट्रीज में जो नुकसान हो रहे हैं उसको ना करे, और हमारे होम वगैरह में जो हमारे घर में बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं उनसे भी बचा जाए, ताकि वो भी डिजीजेस काज जो करेंगे हमें उनसे भी बचा जाए। प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, और बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारियां हैं उनकी प्रिवेंट, पहले तो उनके लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए एंड देन उनका ट्रीटमेंट भी किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ फूड, जो हमारा फूड इस बैक्टीरिया की वजह से खराब हो रहा है उसको खराब होने से रोका जाए। एंड वेरियस मेथड्स ऑफ द कंट्रोल, और वेरियस मेथड जो है, काफी मेथड जो है वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फिजिकल मेथड्स एंड द केमिकल मेथड्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल मेथड्स कि फिजिकल कंट्रोल जो है बैक्टीरिया का वो क्या है। ये फिजिकल मेथड्स में वो तमाम मेथड्स आते हैं जो कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं बाय मींस ऑफ द फिजिकल एजेंट। किसी फिजिकल एजेंट जिस तरह से रेडिएशन वगैरह या ड्राई हीट वगैरह को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। इसमें सबसे पहला प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया कि स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक फिजिकल एजेंट को स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है ताकि तमाम लाइव फॉर्म्स जो हैं उस खास चीज़ में जिस खास चीज़ के लिए आपने जिस खास चीज़ की आपने स्टेरिलाइजेशन करनी है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि उस खास चीज़ के अंदर तमाम जो हैं वो लाइव फॉर्म जितनी भी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हैं या कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, तो उन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस खास चीज़ में स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू तमाम जो उस चीज़ में जितनी भी लिविंग फॉर्म्स होती हैं, जो भी लाइव फॉर्म्स होती हैं जो कि डिजीज़ काज कर सकती हैं या उसको ख़राब कर सकती हैं, उन तमाम को डिस्ट्रक्शन यानी उनको ख़त्म किया जाता है एजेंट को यूज़ करके, एक फिजिकल एजेंट को यूज़ करके। इसमें आगे फर्दर दो डिस्कस किए गए आपके पास ड्राई हीट एंड द मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में क्या होता है कि बेटे जी केमिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है कि ड्राई हीट होता है कि ये जो डायरेक्ट आग पे गर्म करना, और मॉइस्ट हीट होती है कि जब आप स्टीम वगैरह को यूज़ करके बैक्टीरिया को किल करते हैं। ड्राई हीट में मेरे बेटे क्या होता है कि ड्राई हीट में जब आप किसी चीज़ को डायरेक्टली हीट पे वो गर्म करते हैं या कुछ इस तरह के ड्राई हीट का अब जब डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, और उन केमिकल कंपोनेंट्स की ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। जो केमिकल कंपोनेंट्स में जो चीज़ें बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी होती हैं, अब जिस हम बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी होती है, उनकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो एक अच्छी चीज़ से एक हार्मफुल चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। मॉइस्ट हीट के मेथड में क्या होता है कि हम लोग स्टीम को इस्तेमाल करते हैं, और जो स्टीम है यानी जो भाप है उसको इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और ये स्टीम क्या करती है कि बेटे जो बैक्टीरिया की बॉडी में उसकी अहम प्रोटीन्स होती हैं उनकी कोगुलेशन कर देती है। कोगुलेशन क्या होता है कि बेटे अभी हमने पीछे जैसे जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था तो हमने कहा था कि प्रोटीन जो है एक अच्छी टर्शरी स्ट्रक्चर वाली वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं। इनके लिए क्या ज़रूरी है कि ये जो है वो मीडिया, एक्वस मीडिया के अंदर जो है वो सॉल्युबल हो के, तभी तो इनके हाइड्रोफिलिक एंड्स बाहर होते हैं, जो प्रोटीन्स काम कर रही होती हैं बॉडी में, और उनके हाइड्रोफोबिक एंड्स अंदर होते हैं। तो एक प्रोटीन को अच्छे से काम करने के लिए ज़रूरी है कि वो एक्वस मीडिया में कुछ हद तक सॉल्युबल हो। तो ये क्या होता है कि बेटे जी जब हम मॉइस्ट हीट से जो है वो मॉइस्ट हीट से बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं, तो मॉइस्ट हीट क्या करती है कि बैक्टीरिया की बॉडी में जो उसकी अहम प्रोटीन्स हैं उनको कोगुलेशन कर देती है, उनको बिल्कुल ऐसे रिजिड से स्ट्रक्चर में सॉलिड कर देती है, एक सख्त सा सॉलिड से बना देती है। तो जब वो एक रिजिड सा स्ट्रक्चर सॉलिड से स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो फिर प्रोटीन जो है वो एक्वस मीडिया में, या प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया की बॉडी में सॉल्युबल नहीं रहती, ठीक है, एक हार्ड से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कोगुलेशन हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर वो अपना नॉर्मल फंक्शन जो कि वो प्रोटीन बैक्टीरिया के लिए कर रही होती हैं, बैक्टीरिया की लाइफ के लिए कर रही होती हैं, वो फिर इस काबिल नहीं रहती कि वो एक बैक्टीरिया के लिए उसके ज़रूरी काम को अंजाम दे सके, और इसके नतीजे में क्या होता है कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये मेरे बेटे स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस था जिसमें आप किसी फिजिकल एजेंट को इस्तेमाल करके या ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट को इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरिया जो उस खास चीज़ के अंदर तमाम बैक्टीरिया जो लाइफ है, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज काज कर सकते हैं या उसे खराब कर सकते हैं, उनकी डेथ की जाती है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू क्या होता है कि बैक्टीरिया को किल किया जाता है। बेटे आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि हम कहते हैं कि वो इक्वेशन क्या है कि जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू वेवलेंथ, यानी E जो है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ। यानी अगर किसी चीज़ की वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी उतनी ज़्यादा वो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मेथड में क्या किया जाता है कि यूवी रेडिएशंस वगैरह जो हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है, और ये यूवी रेडिएशंस जो हैं इनके आगे आपको रेंज लिखी हुई है, और ये ज़्यादातर जो यूवी रेडिएशंस है जिसमें रेडिएशंस के थ्रू क्या होती हैं, और हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस जो है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया की डेथ के लिए, और वो
ये ज़्यादातर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो मेथड हैं या ये जो तरीका है ये इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में, लेबॉरेटरीज़ वगैरह में, और वहाँ पे जो ज़्यादातर जो है गैमा रेडिएशंस इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेटे गैमा रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। अभी हमने कहा कि ई जो होता है, एनर्जी जो होती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। लैम्डा का मतलब होता है कि वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। अब जिस रेडिएशन की, चाहे वो यूवी रेडिएशन या गैमा रेडिएशन, उसकी जितनी ज़्यादा मेरे बेटे रेडिएशन, वो उस रेडिएशन की जितनी वेवलेंथ कम होगी यानी वो उतनी ज़्यादा एनर्जी में ज़्यादा होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली रिलेशनशिप है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। तो ये मेरे बेटे जो गैमा रेडिएशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है और इनकी जो एनर्जी है वो इनमें बहुत ज़्यादा होती है। और ये मेरे बेटे मेथड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये यानी ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिन्हें कोई मीडियम वगैरह नहीं चाहिए होता मूव, जिन्हें मीडियम वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस है मेरे बेटे, ये ज़्यादातर हम लोग लेबॉर्ट्रीज वगैरह में या थिएटर, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में, ऑपरेशन थिएटर्स में बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये वहाँ यूज़ की जाती हैं। और ज़्यादातर जो कैन फूड्स हैं उनके लिए भी ये गैमा रेडिएशंस वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि उनमें से जो फूड कैन में बंद होते हैं उनमें से तमाम बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, और जब उसको ह्यूमन कंज्यूम करें या कोई भी और ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करे तो उस पर वो डिजीज़ काज ना कर सके। नेक्स्ट है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन मेरे बेटे ऐसे काफ़ी हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे कैसे हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हीट किया जाए तो क्या होता है कि उनके हीट करने की वजह से क्या होता है कि उनमें मौजूद जो केमिकल्स होते हैं या जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो जब उन्हें हीट किया जाए तो वो उनका वो प्रोटीन्स अगर प्रेजेंट होंगे उस हमारे सब्सटेंस में तो वो डी नेचर प्रोटीन हो जाएंगे। तो प्रोटीन्स को डी नेचर से बचाने के लिए या कुछ हमारे जो ऐसे सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट से सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनके अंदर से ये तमाम जो बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो है वो हम लोग फिल्टरेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे बेटे आपने देखा हुआ है कि कुछ अब अगर कोई है ऐसा केमिकल सब्सटेंस वगैरह उसमें अगर क्या मौजूद है कि बैक्टीरिया उसमें मौजूद है, तो जब उसको फिल्टर से पास किया जाएगा तो आपने पहले ही देखा कि ये मेरे बेटे फिल्टर्स हैं, ये जो आगे ब्लू कलर के लगे ये फिल्टर्स हैं। जब उनको पास किया जाता है उस केमिकल सब्सटेंस को जिसमें बैक्टीरिया भी मौजूद है, जब उसकी फिल्टरेशन करते हैं तो भी हमने पीछे पढ़ा कि बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू पास थ्रू पोर्सिलीन फिल्टर्स। तो बैक्टीरिया जो आते हैं वो पोर्सिलीन फिल्टर से पास नहीं कर सकते। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे वो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो नीचे मूव कर जाते हैं और बैक्टीरिया जो है वो पोर्सिलीन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस तरह ईजिली जो है वो फिल्टरेशन के थ्रू हम बैक्टीरिया फ्री जो है वो अपने वो सब्सटेंसेस जो हीट सेंसिटिव हैं उनको साफ कर सकते हैं। उनकी भी फिल्टरेशन के थ्रू हम लोग उनको भी बैक्टीरिया से पाक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास केमिकल कंट्रोल। केमिकल के जरिए से किसी भी केमिकल एजेंट को, किसी भी केमिकल चीज को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया का कंट्रोल करना केमिकल कंट्रोल मेथड कहलाता है। इसमें आगे हमारे पास है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स जो है मेरे बेटे ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हम लोग लिविंग टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारे एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हम लिविंग टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और ये लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल करके क्या करते हैं बैक्टीरियल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर बेटे जी आपको अगर कोई चोट वगैरह लगती है तो हम लोग पायोडीन वगैरह अप्लाई करते हैं या जो स्पिरिट या एथेनॉल वगैरह अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि जी हमारा वो जो जख्म है वो साफ हो जाए बिल्कुल, और जो है बैक्टीरिया वगैरह या जितने भी जर्म्स हैं वो वहां से मर जाए। तो अगर हम लोग अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं इन चीज़ों को तो ये स्पिरिट, एथेनॉल और उसके बाद ये जो है मेरे बेटे पायोडीन वगैरह ये एंटीसेप्टिक्स हैं जो हम किधर इस्तेमाल करें अपने हाथ पे, यानी हमारा हाथ हम लिविंग है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जी इन केमिकल्स वगैरह में इस मेथड में एंटीसेप्टिक में क्या होता है कि ये जो केमिकल्स हैं इन्हें लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर बेटे हम खाना खाने से पहले जी हाथ धोते हैं, तो जब हम लोग हाथ धोते हैं तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं एंटी बैक्टीरियल सोप्स वगैरह से हम लोग हाथ धोएं। तो वो क्या है कि आप जी एक एंटी बैक्टीरियल यानी सोप जो है उसको आप अपनी स्किन पे, लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करें ताकि तमाम बैक्टीरिया को किल किया जा सके या बैक्टीरिया को हाथों से रिमूव किया जा सके।
तो मेरे बेटे ये मेथड जो है आपके पास एंटीसेप्टिक का मेथड, इसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास जो है वो बैक्टीरिया स्किन से रिमूव किए जाते हैं, और यूज क्या है, लिविंग टिश्यू पे यूज है, नॉट कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन। कि इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे आपने तमाम बैक्टीरिया को हाथों से रिमूव कर दिया या अपने जख्म में से मार दिया, लेकिन काफी हद तक ये जो मेथड है ये बैक्टीरिया को किल करने में या बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है उसको स्टॉप करने में रोल प्ले करता है। डिसइंफेक्टेंट्स मेरे बेटे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग सरफेस वगैरह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केमिकल्स हार्श केमिकल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस में हमारे पास ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये वाली फैमिली को हैलोजन फैमिली कहते हैं। फिनोल्स, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, ये सारी चीजें जो है हमारे पास एज डिसइंफेक्टेंट इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्कोहल को मेरे बेटे बहुत मेजॉरिटी में जो हमारी लैब्स वगैरह होती हैं जहाँ पे सेंसिटिव काम हो रहा था, सेंसिटिव लाइक ह्यूमन सेल्स पे काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे अल्कोहल को ज़्यादातर एज डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब मेरे बेटे आपको देखें कि आप जो हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं अपने वॉशरूम को क्लीन करने के लिए, तो वो हार्पिक जो आप क्या करें, एक नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ कर रहे हैं। और कर रहे क्यों है कि जर्म से उसको पाक किया जाए, बैक्टीरिया वगैरह से उसको जो है वो उसकी अच्छे से सफाई की जाए, उसको क्लीन किया जाए। तो ये है कि यानी आप एक डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं एक नॉन लिविंग सरफेस पे। बाकी मेरे बेटे आप क्या करते हैं कि ये जो हम लोग अपने घर में फर्श पे जो है वो डिटोल का जो है वो पोछा वगैरह मरवाते हैं या फिनोल का मरवाते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, फिनाइल वगैरह का मरवाते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है जी, इट इज द वे टू कंट्रोल बैक्टीरिया एंड एक्चुअली इन ऑर्डर टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो है मेरे बेटे, यानी ऐसे केमिकल्स जो आप ड्रग थेरेपी के तौर पर, अब एज थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करें। ये जो केमिकल्स हैं, अभी हमने एक बात की बेटे एंटीसेप्टिक्स, वो क्या है, ऐसे केमिकल जो कि लिविंग सरफेस के ऊपर इस्तेमाल किया जा सके। यानी अभी हमें कोई जख्म हुआ है तो हमने उस पर जी क्या है वो पायोडीन वगैरह अप्लाई कर दिया। मेरे बेटे पायोडीन को हम पी थोड़ी सकते हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि बॉडी में अंदर कहीं चीज जख्म हो गया जी अच्छा हम पायोडीन पी लेते तो हम ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो क्या है, वो एंटीसेप्टिक्स हैं जिन्हें बॉडी की सरफेस, लिविंग सरफेस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास डिसइंफेक्टेंट जो है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं, दे आर यूज्ड ऑन द नॉन लिविंग सरफेसेस। बट कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के इनसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इनको इनगल्फ किया जाता है और ये बॉडी के अंदर जाके अपना काम करते हैं। और मेरे बेटे ये जो केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको इन्फेक्शन हो जाए। अब ये तो नहीं होता ना कि हमें इन्फेक्शन जी, अब हमें इन्फेक्शन होने वाला है, अच्छा जी अभी हमें इन्फेक्शन हुआ नहीं है, चलें जी हम जल्दी से मेडिसिन ले लेते हैं, ऐसे नहीं होता बेटे। हमें क्या होता है कि जब हमें कोई, हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो उसके क्या होता है कि वो जब जाके हमारी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह प्रोड्यूस करता है, तो उसके इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने तक क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसके साथ अच्छी खासी लड़ाई शड़ाई कर रहा होता है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया से लड़ाई में कामयाब हो जाए तो हमें डिजीज या हमें इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर उसकी नाकाम हो जाए हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो मतलब बैक्टीरिया से लड़ने में नाकाम हो जाए, तो क्या होता है कि हमें फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हमें कोई डिजीज काज हो जाती है। तो फिर क्या किया जाता है कि फिर इन कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स यानी केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्स क्या करते हैं कि ये इम्यून सिस्टम के साथ जाके काम करते हैं और इम्यून सिस्टम के साथ मिल के काम करके ये बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है उसको रोकते हैं। हमारे पास आजकल डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, ये डिफरेंट केमिकल्स हैं यानी डिफरेंट मेडिसिन हैं जो आप यूज कर रहे होते हैं अगेंस्ट डिफरेंट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोबाइसिडल केमिकल्स जो हैं ये मेरे बेटे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इमीडिएटली, यानी आप इन्हें जैसे ही, माइक्रोबाइसिडल केमिकल्स क्या है, यानी आप ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनको आप जैसे ही लेते जाते हैं तो ये फौरी जाके बैक्टीरिया की जो है वो इमीडिएटली बैक्टीरिया की किल कर देते हैं, इमीडिएटली बैक्टीरिया को मार देते हैं। लेकिन उसके बरक्स जो माइक्रोबायोस्टैटिक केमिकल्स ये ऐसे केमिकल्स हैं जो, दोनों में डिफरेंस बेटे आपने ध्यान से सुनना है। माइक्रोबैसिडल के केमिकल्स में यानी ऐसे केमिकल जो कि बैक्टीरिया को इमीडिएटली फौरन ही बैक्टीरिया की डेथ काज कर देंगे। लेकिन जो माइक्रोबायोस्टैटिक केमिकल्स हैं ये मेरे बेटे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते नहीं है, बैक्टीरिया को किल नहीं करते, लेकिन बैक्टीरिया की जाके ग्रोथ जो है उसको रोक देते हैं। अब ग्रोथ को रोक देंगे तो जारी बात है बैक्टीरिया आगे रिप्रोड्यूस करके अपनी डिफरेंट कॉपीज नहीं बना रहा होगा, अपनी डिफरेंट आगे डॉटर सेल नहीं बना रहा होगा।
यानी ऐसे होता है मेरे बेटे कि अब हमने क्या किया जी, हमने एक वो जो है उसको हम क्या कहते हैं कि हम लोगों ने एक अब हमारी बॉडी में सपोज 100 बैक्टीरिया जो हमें डिजीज काज कर रहे हैं, सपोज मेरी एग्जांपल ले लें कि मेरी बॉडी में 100 बैक्टीरिया जो मुझे डिजीज काज कर रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि जी अच्छा अब वो बैक्टीरिया 100 हैं जी, 20 हुए, 20 के बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो जी 40 हो गए, 40 के बाद क्या 80, 80 के बाद 120, 120 के बाद आगे फर्दर इस तरह उनका नंबर बढ़ता जाता है। लेकिन मेरे बेटे अगर ऐसा हो कि मैं एक अपनी मुझे डिजीज उसने काज नहीं किया, बैक्टीरिया डिजीज मुझे काज कर चुका है, लेकिन मैं अगर कोई माइक्रोबायोस्टेटिक केमिकल इस्तेमाल कर लेती हूँ तो क्या होगा, अगर बैक्टीरिया मेरी बॉडी में 100 है तो वो उन 100 बैक्टीरिया का उतना ही नंबर रहने देगा, उन 100 बैक्टीरिया को आगे मल्टीप्लाई करके मजीद आगे डिवाइड नहीं होने देगा, बल्कि उनकी पॉपुलेशन जो है उसको 100 के नंबर तक ही रोकेगा। और मेरा फिर इम्यून सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से वो केमिकल्स जो वो जिस तरह से मैक्रोफेजेस जो है वो उन बैक्टीरिया को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, तो एक टाइम पे जाके मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ठीक है मेरे बेटे। लेकिन अगर हम देखें कि बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोबायोस्टेटिक केमिकल्स भी ना लिए जाएं, बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बढ़ाता जा रहा है तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उस डिजीज को फौरी तौर पे कंट्रोल करना। इसलिए मेरे बेटे ये जो केमिकल्स हैं ये बाहर से बॉडी में दिए जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ काम करते हैं। आप कुछ जो देखें आप बैक्टीरिया जो है माइक्रोबायोसिडल केमिकल फौरी जाके बैक्टीरिया की डेथ काज कर देते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोबायोस्टेटिक यूज करते हैं तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने की वजह से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहता है, हमारे मैक्रोफेजेस जो है उन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर करके उनकी डेथ करते जाते हैं। डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो है बेटे जी, ये हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की जो है वो किसी भी अगर बैक्टीरिया के जो चारों इंपॉर्टेंट चीजें, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल डैमेज कर दी जाए तो भी बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काज नहीं कर सकता। अगर बैक्टीरिया की जो है वो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट उसकी सेल मेम्ब्रेन है, अगर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो है उन दोनों को डैमेज कर दिया जाए तो भी बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं कि डिजीज काज नहीं कर सकते। अगर बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड के स्ट्रक्चर के साथ कुछ चेंजेस कर दी जाए तो भी उसको डैमेज कर दिया जाए तो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है हमारे पास। या फिर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं उसके जो एज एन इम्पोर्टेंट एंजाइम काम कर रहे हैं, अगर उनको भी जाके क्या किया जाए कि अगर उन केमिकल्स को उन प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को जाके है उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दिया जाए, या उनकी कोगुलेशन जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि उनकी कोगुलेशन कर दी जाए, उनकी सॉलिबिलिटी को डिक्रीज करके उनको रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा कि बैक्टीरियल की ग्रोथ हमारे पास रुक सकती है। तो मेरे बेटे बैक्टीरिया की डेथ के लिए ना हम सिर्फ फिजिकल एजेंट इस्तेमाल करते हैं जिसमें अभी हमने देखा स्टेरिलाइजेशन, फिर मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि ज़्यादातर हमारी लेबोरेटरीज में या ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में यूज़ होती हैं कि जो है वो हाई एनर्जी वेव्स जो हैं जिनकी वेवलेंथ कम और एनर्जी ज़्यादा उनको यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग अपने उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर सकें, उस एरिया में से तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को रिमूव कर सकें। ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे हमारे केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया उनमें मौजूद है तो हम उनको हीट तो कर नहीं सकते बिकॉज दे आर हीट सेंसिटिव, तो फिर उनके लिए फिल्ट्रेशन की जाती है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जिस तरह से पोर्सलिन फिल्टर्स वगैरह उनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो उससे पास नहीं कर सकते, तो बैक्टीरिया बाहर ही रह जाते हैं, वो जो हमारा सोल्यूशन उससे पास होकर चला जाता है तो वो हमारे पास बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है, बैक्टीरिया से पाक हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जी आप केमिकल कंट्रोल के थ्रू भी कर सकते हैं, केमिकल डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने कहा एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल जो आप सरफेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग सरफेस के ऊपर, और डिसइंफेक्टेंट वो जिनको आप लिविंग सरफेस पे इस्तेमाल नहीं करते। केमिकल सिस्टम यानी केमिकल कंट्रोल आप डिफरेंट, अगर किसी बंदे के बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, सपोज अगर उसके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या उसके कोई स्टमक में इन्फेक्शन है, तो उस केस में क्या होगा कि जो केमिकल्स हैं वो बाहर से दिए जाते हैं ताकि वो जाके अंदर फर्दर इम्यून सिस्टम की हेल्प आउट करें और डिजीज को कंट्रोल करने में रोल प्ले करें। तो ये था मेरे बेटे बैक्टीरिया का केमिकल कंट्रोल। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द इम्यूनाइजेशन एंड द वैक्सीनेशन।